हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सभी? आई होप यू ऑल विल बी फाइन। तो जैसे कि प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने लाइफ प्रोसेसेस चैप्टर को स्टार्ट किया था। उस लेक्चर में हम लोगों ने सिर्फ इसका इंट्रोडक्शन पार्ट किया था और आज हम लोग नेक्स्ट लेक्चर लेके आ रहे हैं जिसमें हम स्टार्ट करेंगे न्यूट्रिशन टॉपिक को। ठीक है। तो आई होप कि आप लोगों ने पहले से थोड़ा रिवाइज करके आए हो इस लेक्चर को अटेंड करने के लिए। कि क्या होता है ना कि अगर आप रिवाइज करके आते हो तो अब जो नेक्स्ट लेक्चर मैं दे रही हूँ तो आप उससे इजीली कनेक्ट कर पाओगे, तो आपके लिए बेटर रहेगा। आप खुद ट्राई करके देखोगे ना जब 2-3 दिन, तो आप खुद फील करोगे कि रिवीजन कितना मस्त है ना। तो खैर, अगर नहीं भी करके आए हो तो मेरे साथ रिवाइज कर लो। मैं एक बार रिवाइज करवा देती हूँ मैंने पहले क्या लेक्चर में पढ़ाया था। तो सबसे पहले हम लोगों ने लिविंग और नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स के बीच में डिफरेंसेस देखे थे। जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो ग्रोथ शो करते हैं, मेटाबॉलिज्म शो करते हैं, रिप्रोडक्शन, एंड दे रिस्पॉन्ड टू स्टिमुलाई, एंड दे हैव अ ग्रेट सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। और ये सारी चीज़ें जो नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं उसमें क्या होता है, एब्सेंट होता है। ठीक है। जो विजिबल मूवमेंट्स होते हैं, विजिबल मूवमेंट मैंने क्या बताया था, जो हम लोग आंखों से देख रहे हैं सिर्फ मूवमेंट, सिर्फ उन्हीं को कंसीडर करना। सो विजिबल, कंसीडरिंग द विजिबल मूवमेंट एज अ कैरेक्टरिस्टिक फीचर इज नॉट इनफ। क्यों? क्योंकि कुछ ऐसे भी ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो क्या करते हैं, जिनका मूवमेंट हम लोग नेकेड आइज से नहीं देख सकते हैं। ठीक है। फिर हम लोगों ने पढ़ा था वायरसेस के बारे में कि वायरसेस आर नॉट कंसीडर्ड एज अ ट्रू लिविंग ऑर्गेनिज्म बिकॉज दे डू नॉट शो एनी मॉलिक्यूलर मूवमेंट अनटिल और अनलेस दे इन्फेक्ट द सेल। जब तक वो किसी सेल को इन्फेक्ट नहीं करते हैं तब तक वो अपना मॉलिक्यूलर मूवमेंट नहीं शो करते। जब वो इन्फेक्ट कर देते हैं उसके बाद वो रिप्रोडक्शन शो करते हैं, अपने जेनेटिक मटेरियल को रेप्लिकेट करते हैं। राइट। ठीक है। ये पढ़ लिया था हमने, इतना क्लियर हो गया है ना। फिर हम लोग ने क्या पढ़ा था कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म का मतलब सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म। तो उनके पास एक ही सेल है तो वो एक ही सेल से सारे फंक्शंस परफॉर्म करेंगे, है ना। तो ये कैसे पॉसिबल है? क्योंकि उनका जो एंटायर सरफेस है, देयर एंटायर सरफेस इज इन क्लोज कॉन्टैक्ट विद द एनवायरमेंट और इज इन डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद द एनवायरमेंट। वाइल जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं, मतलब मैनी सेल्ड ऑर्गेनिजम्स, उनमें क्या होता है, स्पेशलाइज्ड टिश्यूज होते हैं, स्पेशलाइज्ड ऑर्गन्स होते हैं फॉर परफॉर्मिंग द पर्टिकुलर फंक्शंस। ऐसा क्यों है? बिकॉज देयर सेल्स आर नॉट इन द डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद द सराउंडिंग। जो उनके सेल्स हैं वो सराउंडिंग के डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में नहीं होते हैं। ठीक है। इतना क्लियर हो गया? आई होप इतना आपको समझ में आया होगा। फिर अब क्या है कि लाइफ प्रोसेसेस क्या होते हैं। तो मेंटेनेंस फंक्शन सबसे पहले मैंने बताया था क्या होता है। तो जैसे कि रेस्पिरेशन हो गया, न्यूट्रिशन हो गया, मेटाबॉलिज्म हो गया, ब्रीथिंग हो गया। तो ये सारे सब क्या हैं, ये क्या है मेंटेनेंस फंक्शंस है जो हमारी बॉडी को मेंटेन रख रहे हैं। ठीक है। तो ये मेंटेनेंस फंक्शंस जो होते हैं वो दे must be continue all the time, whether we are working, we are sitting, we are sleeping, or anything, right? We are doing anything, it doesn't matter, all the maintenance functions should go on properly, continuously. So these maintenance functions which performs together to maintain our body are called the life processes। जैसे कि न्यूट्रिशन, ट्रांसपोर्टेशन, रेस्पिरेशन, मेटाबॉलिज्म, ये सारा कुछ जो होता है वो इसमें आता है। अब मेंटेनेंस फंक्शंस को मेंटेन करने के लिए, उनको प्रॉपरली वर्क करने के लिए क्या चाहिए, एनर्जी चाहिए। एनर्जी कहाँ से आती है? फूड से आती है। सो जो फूड, द प्रोसेस ऑफ द ट्रांसफर ऑफ द फूड फ्रॉम आउटसाइड टू द इनसाइड ऑफ द बॉडी इज कॉल्ड व्हाट? न्यूट्रिशन, जिसको हम क्या कहते हैं, न्यूट्रिशन बोलते हैं। अर्थ पे जो लाइफ है इट इज़ बेस्ड ऑन द कार्बन मॉलिक्यूल्स। तो आपके जो मोस्टली फूड सोर्सेज हैं दीज आर कार्बन बेस्ड। तो डिपेंडिंग अपॉन द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द कार्बन, कार्बन की कॉम्प्लेक्सिटी को देखते हुए हर ऑर्गेनिज्म अपना अपना न्यूट्रिशनल मैथड जो होता है वो उनका अलग होता है। ठीक है। इतना हो गया। फिर उसके बाद कि अगर कोई कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस है तो उसको ब्रेक डाउन करते हैं हम लोग। ठीक है। जो कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस इज ब्रोकन डाउन इनटू द सिंपलेस्ट यूनिफॉर्म सब्सटेंसेस by acquiring oxygen from outside to provide the cellular needs, to provide the cellular energy, that is called the respiration, and respiration is a oxidizing reducing reaction। ठीक है। फिर अब एनर्जी देखो, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं उनके पास हर चीज़ के लिए एक स्पेशलाइज टिश्यू होता है। तो फूड एनर्जी को गैदर करने के लिए भी उनके पास एक टिश्यू होगा, कोई ऑर्गन होगा, राइट। तो वो वहीं पे रहेगा। अगर फूड एनर्जी तो कैसे चलेगा? क्योंकि
सभी को चाहिए ना एनर्जी, सारे सेल्स वर्क करें तो सबको एनर्जी चाहिए होती है, तो ऐसे तो नहीं चल पाएगा। तो उसके लिए भी क्या है हमारे पास, क्या है, प्रोसेस है, दैट इज़ द ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम, जो फूड एंड एनर्जी को एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर ट्रांसफर करता है। अब भाई इतने सारे केमिकल रिएक्शंस हमारी बॉडी में हो रहे हैं, तो ऐसा तो नहीं है कि सब अच्छे अच्छे ही प्रोडक्ट्स बन रहे होंगे। कुछ तो ऐसे भी बाई प्रोडक्ट्स होंगे जो भाई हमारी बॉडी का सत्यानाश कर देंगे अगर रह गए बॉडी में, तो उनको बाहर निकालना मस्ट है। तो उसके लिए क्या प्रोसेस है, एक्सक्रीशन, द वेस्ट प्रोडक्ट्स विच आर फॉर्म्ड इन आवर बॉडी which are harmful and useless um, are thrown out of our body by a process called excretion। तो इतना भाई साहब हम लोगों ने पूरा पढ़ा था प्रीवियस लेक्चर में। अब हमारा है आज का टॉपिक जो कि है न्यूट्रिशन। चलिए भाई अपने टॉपिक पे चलते हैं, न्यूट्रिशन। ठीक है, न्यूट्रिशन। तो सबसे पहले मैंने अभी आपको क्या बताया कि हम कोई भी काम करते हैं, हम मूव कर रहे हैं, मैं बोल रही हूँ, आप पढ़ रहे हैं, आप चल रहे हैं, कोई भी काम कर रहे हैं, इवन हम लोग कुछ भी नहीं कर रहे हैं, हम लोग सिंपल बैठे हैं, ठीक है, तो उसके लिए भी हमें क्या चाहिए, एनर्जी चाहिए। हमारी जो बॉडी है सेम पॉस्चर में उसको मेंटेन करने के लिए भी हमें क्या चाहिए, एनर्जी चाहिए। मैंने क्या बताया था, एनर्जी कहाँ से मिलती है, फूड से मिलती है ना, किससे मिलती है, फूड से मिलती है। ठीक है, इतना तो खैर क्लियर हो गया। अब क्या है, तो इतना एक बार ये लिख लेते हैं, है ना, फिर मैं बोलती हूँ, एक बार इसको नोट डाउन कर लेते हैं। तो एनर्जी कम्स फ्रॉम द फूड, the energy comes from the what, food। ठीक है, तो देखो जो एक एनर्जी की रिक्वायरमेंट है, फूड की रिक्वायरमेंट है, ये तो सारे ही ऑर्गेनिजम्स की है। हमें भी फूड चाहिए, एनिमल्स हैं उनको भी फूड चाहिए, इवन प्लांट्स को भी फूड चाहिए अपनी ग्रोथ के लिए, कोई बैक्टीरिया है उसको भी फूड चाहिए, भाई सबको फूड चाहिए। पर क्या, फूड की रिक्वायरमेंट तो कॉमन होती है, बट किस मेथड से वो इस नीड को कंप्लीट करते हैं वो वैरी करता है। The requirement of the food and energy is common in all the organisms, but the method by which or the mode by which it is fulfilled वो सब में अलग अलग रहता है। तो यहाँ पे अब आपके कुछ ऑर्गेनिजम्स होते हैं ऐसे, सम ऑर्गेनिजम्स जो वो क्या करते हैं, दे टेक अप द सिंपल इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, वाटर हो गया, और उससे अपना कॉम्प्लेक्स इनऑर्गेनिक फूड क्रिएट फॉर्म करते हैं। ठीक है, जैसे इसमें आपके क्या आ जाते हैं, प्लांट्स, और क्या आ जाते हैं, कुछ बैक्टीरिया। और कौन से वो बैक्टीरिया होते हैं, वो आपके होते हैं साइनोबैक्टीरिया, ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो सिंपल मॉलिक्यूल्स, इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल जैसे कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, वाटर हो गया, उनकी हेल्प से कॉम्प्लेक्स इनऑर्गेनिक फूड अपना बनाते हैं। ठीक है, फॉर्म करते हैं। जैसे ऑटोट्रॉफिक प्लांट, तो प्लांट्स तो ऑटोट्रॉफ्स होते हैं, हमें पता है ना, तो प्लांट्स हो गए। और दूसरा आपका क्या आ जाता है, दूसरा क्या आ जाता है, अभी बताया ना, कुछ बैक्टीरिया, जैसे कि साइनोबैक्टीरिया, है ना। साइनोबैक्टीरिया ब्लू ग्रीन एल्गी होते हैं, इसके बारे में आप आगे क्लासेस में काफ़ी डिटेल में भी पढ़ने वाले हो, तो अभी के लिए उतना ही पढ़ते हैं जितना इम्पोर्टेंट है ना। फिर तो पहले इतना लिखते हैं कि ऑटोट्रॉफ्स के बारे में तो बेसिकली लिख लेते हैं पहले, कि ये जो होते हैं ना न्यूट्रिशन। अच्छा, फिर से मैं डेफिनेशन वही लिखवाऊँ क्या, कि न्यूट्रिशन क्या है, मैंने पहले लेक्चर में ये ऑलरेडी बता दिया है ना, तो आई होप कि आप अटेंड कर रहे होगे तो आपको पता होगा ना कि न्यूट्रिशन लेक्चर में मैंने क्या बताया था। बट कुछ बच्चे अगर मान लो यहीं से देख रहे हो या सिर्फ यही टॉपिक्स देख रहे हो, तो मैं लिख देती हूँ एक बार न्यूट्रिशन होता क्या है ना, आपका भी सही रहेगा, मेरा भी सही रहेगा। तो न्यूट्रिशन क्या है, द प्रोसेस ऑफ
process of transfer of food from outside to inside, ठीक है, inside the body। तो ये क्या होता है, इसको हम लोग बोलते हैं न्यूट्रिशन। राइटिंग पे मत जाना यार, थोड़ी गंदी है, सॉरी, ठीक है। तो चलिए ये हो गया। अब कुछ न्यूट्रिशन के टाइप्स देखें तो एक तो आपका जो होता है, एक होता है आपका ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, ठीक है, और दूसरा आपका क्या होता है, हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। तो दो टाइप के न्यूट्रिशन होते हैं, कौन कौन से, ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन और हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। तो ये तो बेसिकली सबको पता होगा कि ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन क्या होता है। तो ऐसे ऑर्गेनिज्म जो प्रोड्यूस करते हैं, अपना खुद का फूड बना लेते हैं, ठीक है, दैट कैन प्रिपेयर देयर ओन फूड आर कॉल्ड द ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म। तो वो क्या करते हैं, दे यूज द सिंपल ऑर्गेनिक मटेरियल जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर एंड फॉर्म करते हैं कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक फूड। जैसे कि मैंने अभी बताया था, ग्रीन प्लांट्स हो गए और कुछ बैक्टीरिया जैसे कि साइनोबैक्टीरिया हो जाते हैं, ठीक है। अब ऑटोट्रॉफ्स में भी दो टाइप के होते हैं, एक तो फोटो ऑटोट्रॉफ्स हो गए और एक हो गए कीमो ऑटोट्रॉफ्स। तो अगर पहले इतना लिखते हैं, ऑटोट्रॉफ्स जो हम लोगों ने पढ़ा उसको लिख लेते हैं एक बार। ऑटोट्रॉफ्स, अरे यार, पेन क्यों नहीं चेंज हुआ, मैं इतनी क्या बताऊँ, सॉरी गाइस। ऑटोट्रॉफ्स, तो ऑटोट्रॉफ्स क्या होते हैं, ऑटोट्रॉफ्स क्या होते हैं, दैट द ऑर्गेनिजम्स विच दोज ऑर्गेनिजम्स विच प्रिपेयर देयर ओन फूड, ठीक है। आप लोग ना मेरे साथ साथ नोट्स बनाते रहिए, खुद के नोट्स होते हैं ना तो वो बहुत सही रहता है। Those organisms which prepare their own food, ठीक है। तो वो कैसे क्या करते हैं, वो क्या करते हैं, दे प्रोड्यूस देयर ओन कॉम्प्लेक्स, राइटिंग बहुत गंदी आ रही है यार, मैं क्या बताऊँ, सॉरी यार, थोड़ा सा मैनेज कर लो। प्रोड्यूस देयर ओन कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक पेन चेंज कर लूँ क्या, ऑर्गेनिक फूड, ठीक है, ऑर्गेनिक फूड बाय सिंपल इनऑर्गेनिक मटेरियल लाइक, जैसे CO2 हो गया आपका एंड वाटर हो गया, ठीक है। तो ये हो गया। तो ऑटोट्रॉफ क्या हो गया, वो ऑर्गेनिज्म जो प्रिपेयर करते हैं अपना खुद का फूड एंड दे प्रोड्यूस द कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक फूड बाय द सिंपल इनऑर्गेनिक मटेरियल जैसे कि CO2 एंड वाटर। और इसके एग्जांपल्स क्या हो जाएंगे, बहुत आसान है, आप सभी को अच्छे से पता है। एग्जांपल्स क्या हो जाएंगे, ग्रीन प्लांट्स हो गए
और साइनोबैक्टीरिया। ठीक है ना, यहाँ तक कोई डाउट है? आई होप कोई डाउट नहीं है। अगर कोई डाउट होता है आप प्लीज़ मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ लिया करिए, मैं ज़रूर आंसर करूँगी। ठीक है, चलिए अब इसी में आपका आ जाता है क्या, इसी में आपका आ जाता है बेटा फोटो ऑटोट्रॉफ्स। फोटो, ये ओ बना है, ऑटोट्रॉफ्स। मैं चाहूँ तो यार लिख के ला सकती हूँ, बट मैं सोचती हूँ कि लिख के ही पढ़ाऊँ तो आई थिंक वो ज़्यादा इफ़ेक्टिव रहता है। देखो फोटो, ठीक है, फोटो फोटोन आप रिलेट कर पा रहे हो, अगर फोटो फोटोन, फोटोन क्या, लाइट है ना। तो ये फोटो का बेसिकली जो मतलब होता है लाइट यहाँ पे। तो ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो यूज़ करते हैं लाइट एनर्जी को फॉर प्रिपेयरिंग देयर फूड, तो दे यूजेस द लाइट एनर्जी फॉर प्रिपेयरिंग फूड। जैसे प्लांट्स, सबसे आसान इसका एग्जाम्पल आपका है क्या, प्लांट्स। प्लांट्स जो होते हैं है ना, वो लाइट एनर्जी का यूज़ करते हैं, है ना, राइट। इतना तो सबको पता है, वो लाइट एनर्जी की हेल्प से, सनलाइट की हेल्प से अपना फूड प्रिपेयर करते हैं। अब दूसरे कुछ ऑर्गेनिजम्स होते हैं जैसे कीमो ऑटोट्रॉफ जिनको हम लोग बोलते हैं। तो कीमो में कीमो से हम क्या समझ रहे हैं, कीमो से हमें पता है क्या है बेटा, केमिकल। क्या है, केमिकल। तो ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो केमिकल एनर्जी का यूज करते हैं फॉर प्रिपेयरिंग देयर फूड। ठीक है, यू सॉरी, दे यूजेस द केमिकल एनर्जी। इसमें आपका एग्जाम्पल क्या है, सल्फर बैक्टीरिया। ठीक है, सल्फर बैक्टीरिया। तो ये तो आपकी भाई कहानी रही किसकी, ऑटोट्रॉफ्स की। तो ऑर्गेनिज्म विच प्रोड्यूसेस देयर, सॉरी, जो हाँ जो अपना खुद का खाना प्रिपेयर करते हैं, दे प्रोड्यूस द कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक फूड बाय द सिंपल इनऑर्गेनिक मटेरियल जैसे CO2 एंड वाटर। ऑटोट्रॉफ के एग्जांपल क्या हो गए, ग्रीन प्लांट्स हो गए और साइनोबैक्टीरिया हो गया। फोटो ऑटोट्रॉफ्स इसी के टाइप, ऑटोट्रॉफ्स में ही दो टाइप के हैं, फोटो ऑटोट्रॉफ एंड कीमो ऑटोट्रॉफ। फोटो ऑटोट्रॉफ्स क्या होते हैं, दैट यूजेस द लाइट एनर्जी फॉर प्रिपेयरिंग देयर फूड, जैसे प्लांट्स हो गए। कीमो ऑटोट्रॉफ जो केमिकल एनर्जी का यूज करते हैं फॉर प्रिपरेशन ऑफ देयर फूड, जैसे सल्फर बैक्टीरिया, है ना। अब भैया हम चलते हैं हेट्रोट्रॉफ्स पे। हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, कौन सा न्यूट्रिशन, हटो रे ट्रॉफिक, सॉरी, हेट्रोट्रॉफिक। हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, ठीक है, हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। तो भाई ऑटोट्रॉफ में तो वो अपना खाना खुद बना रहे थे, तो हेट्रोट्रॉफ में वो क्या कर रहे होंगे, अपना खाना खुद नहीं बना रहे होंगे, क्योंकि ये जो होते हैं ये आलसी लोग हैं हमारी तरह, जिनको बैठे बैठे खाने की आदत है। मजाक कर रही हूँ। हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन क्या होता है, जो और ऐसे कुछ ऑर्गेनिजम्स जो अपना खाना खुद नहीं बना रहे होते, ठीक है, वो क्या होते हैं, वो दूसरे ऑर्गेनिजम्स पे अपने फूड के लिए डिपेंड होते हैं, डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली। अब आप लोग कहेंगे मैम हम तो हम तो अपना खाना खुद बनाते हैं, मुझे भूख लगती है मैं खुद मैगी बनाती हूँ खुद खाती हूँ, तो वी आर नॉट हेट्रोट्रॉफ।
नहीं भाई, हम लोग हेटरोट्रॉफ्स हैं, क्योंकि जो जैसे जो भी खाना हम लोग बना भी रहे हैं तो उसमें हम क्या ले रहे हैं, प्लांट्स, सब्जियां प्लांट्स से होती हैं, तो प्लांट क्या भाई, वो तो खुद एक अपनी एक अलग प्रजाति है ना, वो अपना एक वो ऑर्गेनिज्म अलग है, एनिमल्स वो अलग हैं। तो बेसिकली हम लोग क्या कर रहे हैं, दूसरे ऑर्गेनिज्म पर डिपेंड हैं अपने फूड के लिए। तो ऐसे ऑर्गेनिजम्स, दोज ऑर्गेनिजम्स विच डिपेंड ऑन द अदर ऑर्गेनिजम्स फॉर देयर फूड, ठीक है, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, दैट आर कॉल्ड द हेट्रोट्रॉफिक, दैट आर कॉल्ड हेट्रोट्रॉफ्स, एंड सच टाइप ऑफ न्यूट्रिशन इज कॉल्ड हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, ठीक है। जैसे कि एनिमल्स हो गया, एंड फंजाई जो होता है वो भी आपका हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन ही फॉलो करते हैं। तो इसको एक बार लिख लेते हैं, इसको अच्छे से हम लोग सजा सजा के, नहीं सजेगा क्योंकि मेरी राइटिंग ही इतनी गंदी है, मैं नहीं सजा पाती हूँ कुछ। ठीक है, तो हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, organism cannot prepare their own food, ठीक है, वो अपना अपना खाना खुद नहीं बना पाते हैं, they depend upon other organisms directly और indirectly, ठीक है, डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली वो दूसरे ऑर्गेनिजम्स पे डिपेंड करते हैं, एंड सच टाइप ऑफ ऑर्गेनिजम्स आर कॉल्ड हेट्रोट्रॉफ्स। सच टाइप ऑफ ऑर्गेनिजम्स आर कॉल्ड व्हाट, बच्चे उसको हम लोग बोलते हैं हेट्रोट्रॉफ्स, ठीक है। और जो ऑर्गेनिज्म जो ऑर्गेनिज्म ऐसा न्यूट्रिशन फॉलो करते हैं, एंड दिस मोड ऑफ न्यूट्रिशन, दिस टाइप ऑफ मोड ऑफ न्यूट्रिशन इज कॉल्ड हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। दिस मोड ऑफ न्यूट्रिशन हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, ठीक है ना, इतना हो गया। अब इसमें जैसे मैंने क्या बताया, इसमें कौन कौन आ जाते हैं, हम एनिमल्स, क्योंकि हम लोग जानवर हैं। इसमें क्या आते हैं, एनिमल्स आ जाते हैं और फंजाई, ठीक है, फंजाई भी इसमें आपका आता है, ठीक है ना। बस फंजाई जो होता है उसका इसमें भी एक डिफरेंट टाइप का मूड होता है, वो पढ़ लेते हैं वो भी थोड़ा सा, कि अब ये तो रही हमारी ये हेट्रोट्रॉफ्स। अब हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में भी कुछ और तरीके के मोड ऑफ न्यूट्रिशन, मतलब टाइप ऑफ न्यूट्रिशंस होते हैं, जैसे कि होलोजोइक न्यूट्रिशन होता है, सेप्रोट्रॉफिक होता है और पैरासिटिक होता है, ठीक है। होलोजोइक, सेप्रोट्रॉफिक एंड पैरासिटिक। तो होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या होता है, हम लोग अच्छा कैसे खाते हैं, हम लोग क्या करते हैं, बाहर खाना उतर के फिर उसके बाद उसको फिर खाते हैं, हाँ? बाहर ही हमने तोड़ फोड़ दिया फिर खा रहे हैं, नहीं ना। हम लोग क्या करते हैं, फूड होता है उसको पहले इंजेस्ट करते हैं, दैट इज इंजेशन। इंजेशन का क्या मतलब होता है, इंजेशन मतलब द इनगल्फिंग ऑफ द फूड, ठीक है, इनगल्फिंग ऑफ द फूड इज कॉल्ड इंजेशन। तो हम लोग पहले इंजेशन करते हैं, फिर हमारी बॉडी में डाइजेशन होता है, मतलब ब्रेक डाउन होता है उस कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस का, ठीक है। तो कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस का ब्रेकडाउन हमारी बॉडी के अंदर हो रहा है। तो ऐसे मोड ऑफ न्यूट्रिशन को होलोजोइक बोलते हैं, ऐसे टाइप ऑफ न्यूट्रिशन को होलोजोइक बोलते हैं। फिर क्या था दूसरा आपका, सेप्रोट्रॉफिक। सेप्रोट्रॉफिक क्या होते हैं, जो ऑर्गेनिजम्स जो कॉम्प्लेक्स
या डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर होता है उसको एक्सटर्नली ब्रेक करते हैं पहले एंड देन उसको एब्जॉर्ब करते हैं। क्या किया? पहले ब्रेक किया ऑर्गेनिक मैटर को, फिर उसको एब्जॉर्ब किया, तो सेप्रोट्रॉफिक। होलोजोइक में पहले इंजेक्शन किया फिर डाइजेशन किया, सेप्रोट्रॉफिक में पहले ब्रेक डाउन किया फिर एब्जॉर्प्शन किया, है ना। अब दूसरा तीसरा क्या था? पैरासिटिक। पैरासिटिक क्या होते हैं? वो डिराइव करते हैं अपना न्यूट्रिशन बाय द होस्ट प्लांट एनिमल बाय लिविंग इन और ऑन इट, मतलब उनके ऊपर रहकर, अंदर या बाहर उनके रह के वो अपना न्यूट्रिशन लेते हैं। वो ऑर्गेनिज्म को या होस्ट को किल नहीं करते हैं, मारते नहीं हैं, बस उनसे अपना न्यूट्रिशन निकाल रहे होते हैं और साथ में उसको वीक भी करते हैं। अब इसमें जो आपका सबसे सिंपल एग्जांपल है वो लाइस, मतलब जो लीके बालों में हो जाती हैं, तो वो क्या है? वो पैरासाइट्स होते हैं हमारे हेड पे, हमारी बॉडी पे, जो बाहर रह रहे हैं, और वो न्यूट्रिशन कहाँ से? हमारे ब्लड से ही तो न्यूट्रिशन ले रहे होते हैं, है ना। बट हमें मार तो नहीं रहे, दे आर नॉट किलिंग अस, ठीक है। तो ऐसे मोड ऑफ न्यूट्रिशन को हम लोग बोलते हैं क्या? पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। तो होलोजोइक, सैप्रोट्रॉफिक और पैरासिटिक। होलोजोइक पहले इंजेक्शन फिर डाइजेशन, सैप्रोट्रॉफिक पहले ब्रेक डाउन फिर एब्जॉर्प्शन, पैरासिटिक वो मारता नहीं है, दे डू नॉट किल द होस्ट प्लांट और एनिमल, दे डिराइव द न्यूट्रिशन बाय लिविंग ऑन और इन इट। ऑन और इन इट क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि कुछ होते हैं एंडो पैरासिटिक, एंडो मतलब अंदर जो रहते हैं, अंदर के पैरासाइट्स, कुछ होते हैं जो बाहर के पैरासाइट्स होते हैं, जो हमारी बॉडी के बाहर रहते हैं, जैसे मैंने लाइस का एक एग्जांपल आपको दिया। तो फटाफट से इसको नोट डाउन कर लेते हैं हम लोग कि होलोजोइक, होलोजोइक में क्या होता है बच्चे? इंजेस्टिंग द, इसमें ingesting the complex organic food, then digestion। फिर क्या होता है यहाँ पे? डाइजेशन होता है। सिंपल वर्ड्स में यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं थोड़ा सा और इसको कि ब्रेक डाउन, ब्रेक डाउन लिखा है यार, ब्रेक डाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस टू, मैं इसके ना हैंड रिटन नोट्स भी प्रोवाइड कर दूँगी क्योंकि मेरी राइटिंग इतनी गंदी है कि आपको नहीं समझ में आने वाली है, तो मैं अपने हाथों से सुंदर सुंदर लिख के तब दे दूँगी, ठीक है ना। तो लोड नहीं लेना है, ये मत समझना ये मैम सिर्फ नाटक करने आई हैं। तो अब फिर मैंने क्या बताया था? सैप्रोट्रॉफिक, ये क्या करते हैं? पहले ब्रेक डाउन फिर एब्जॉर्प्शन। होलोजोइक पहले इंजेक्शन फिर डाइजेशन, है ना। लिख लेते हैं ब्रेक डाउन ऑफ dead and decaying organic matter, then absorption। फिर इसमें क्या होता है बच्चे? एब्जॉर्प्शन होता है, ठीक है ना। एग्जाम्पल्स देखो, एनसीईआरटी में आपकी इसके एग्जाम्पल्स दिए हैं, तो एग्जाम्पल्स भी हम लोग नोट कर लेते हैं क्योंकि एनसीईआरटी के एग्जाम्पल्स तो आपके लिए बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। फंजाई कौन कौन से? यीस्ट,
मशरूम, और क्या है, ब्रेड मोल्ड। ठीक है ना। हाँ, अब और मैंने क्या एक और बताया ना, एक और बताया ना, वो क्या था, पैरासिटिक। पैरासिटिक जो हमारी बॉडी से हमारे से न्यूट्रिशन लेते हैं by living in or on it, but they do not kill the host। वो होस्ट को किल नहीं करते। समझ में आ रहा है ना यार। आप लोग ना लेक्चर देख के एक बार मुझे जो है फीडबैक दे दिया करो, जिससे मुझे समझ में आए कि आपको समझ में आता भी है या नहीं आता मैं जो बोल रही हूँ। सो मैं और इम्प्रूव कर सकूँ ना, मेरे लिए बेटर रहेगा ये। तो अगर देखते हैं आप तो प्लीज़ कर दीजिएगा। डिराइविंग न्यूट्रिएंट्स from a host while living in या फिर on it, और do not kill। डू नॉट किल द प्लांट या फिर एनिमल, जो भी है उसको ये किल नहीं करता है। ठीक है, ठीक है। अब इसके भी आपके कुछ एग्जाम्पल्स हैं, एनसीईआरटी के इम्पॉर्टेंट हैं एग्जाम्पल, तो वो नोट डाउन कर लेते हैं और याद करिए। उसमें क्या था, सेप्रोट्रॉफिक्स में क्या एग्जाम्पल हो गया आपका, फंजाई, जैसे कि यीस्ट हो गया, मशरूम एंड ब्रेड मोल्ड, यीस्ट, मशरूम एंड ब्रेड मोल्ड। और पैरासिटिक में क्या हो गया, पैरासिटिक के लिखते रहिए, बोल बोल के लिखिए, याद होगा। कस्कुटा, कस्कुटा को बोलते हैं अमरबेल। ठीक है, टिक्स, लाइसिस, जो कि मैंने बताया था अभी आपको, लाइसिस बहुत ही कॉमन एग्जाम्पल। और लीचेस एंड टेप वॉर्म, जो हमारी बॉडी के अंदर हो जाते हैं। हाय मेरी गंदी राइटिंग। ठीक है, ठीक है, कोई नहीं। चलिए, ये तो हो गया आपका क्या, ये तो हो गया हेटेरोट्रॉफ्स का। अब एक नोट पॉइंट डाल लेते हैं कि जो ब्रेक डाउन होता है वो एंजाइम्स की हेल्प से होता है। इसको लिख लेते हैं ना, एक बार लिख लेते हैं। वैसे तो याद तो कुछ रहता है नहीं, तो लिख लेंगे तो शायद थोड़ा सा याद हो जाए, है ना। लिख ही लेते हैं। मैं तो बहुत भुलक्कड़ हूँ, मैं इसलिए सब लिख लेती हूँ। टू अचीव द ब्रेक डाउन, क्या लिखेंगे, टू अचीव द ब्रेकडाउन, टू अचीव द ब्रेकडाउन, किसका ब्रेकडाउन है, ऑफ कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस। ठीक है, वी नीड, क्या चाहिए हमें, बायो कैटलिस्ट रिक्वायर्ड होते हैं, जैसे जिनको हम लोग क्या बोलते हैं, एंजाइम। वी नीड बायो कैटलिस्ट, एंजाइम। ठीक है, एंजाइम की हेल्प से ही तो ब्रेक डाउन करेंगे। हथौड़ा लेके थोड़ी पहुंच जाएंगे कि तोड़ दे लो खाना। हम्म 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 चलो, ठीक है। अब थोड़ा सा और हम लोग डीप डाउन जाएंगे ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में। ठीक है, तो जैसे कि ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, अब न्यूट्रिशन क्यों हो रहा था, ऑब्वियसली मैंने कितनी बार बताया है, एनर्जी के लिए, फूड के लिए, इन्हीं सब चीज़ों के लिए। ठीक है, तो जो कार्बन की और एनर्जी, तो कार्बन एंड एनर्जी जो रिक्वायरमेंट है ऑटोट्रॉफ्स की, वो कैसे फुलफिल करते हैं, तो वो ऑटोट्रॉफ्स जो होते हैं वो प्रोसेस करते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं फोटोसिंथेसिस। ठीक है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, फोटोसिंथेसिस।
तो जो प्लांट्स या ऑटोट्रॉफ्स हैं उनकी एनर्जी की रिक्वायरमेंट फुलफिल होती है फोटोट्रॉफ बता रही हूँ, फोटोसिंथेसिस से। फोटोसिंथेसिस क्या होता है ये आप लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं ना, तो क्या हुआ अभी भी पढ़ेंगे, अभी कोई बुढ़ापा तो नहीं है, बचपन ही है, ठीक है। चलो, फोटोसिंथेसिस तो द प्रोसेस इन विच CO2 and water is converted to carbohydrate। CO2 and water is converted to what? कार्बोहाइड्रेट। रुको मैं लिखवा के तब बताती हूँ, पहले इतना लिख लो, एक बार लिख देती हूँ, सॉरी यार वॉइस आवाज़ आ गई पता नहीं क्या। ठीक है, ये ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में है ना। क्या लिखेंगे, सॉरी एक सेकेंड, कार्बन एंड एनर्जी रिक्वायरमेंट, ठीक है, कार्बन एंड एनर्जी रिक्वायरमेंट ऑफ ऑटोट्रॉफ्स इज फुलफिल्ड बाय, कौन सा प्रोसेस होता है, फोटोसिंथेसिस। क्या होता है, फोटोसिंथेसिस, ठीक है। अब देख लेते हैं फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस क्या होता है वो भी देख ही लेते हैं ना एक बार। तो एक काम करते हैं, फोटोसिंथेसिस को ना बेटा रिएक्शन से समझते हैं। जैसे कि जो इसकी रिएक्शन है वो क्या है, 6CO2, ठीक है, प्लस 12H2O, ये H2 बना है, ठीक है, 12H2O इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल फॉर्म्स, जैसे 6C6H12O6 जो कि है आपका ग्लूकोज, एनसीईआरटी में दिया है, प्लस 6O2 प्लस 6H2O। चलिए, तो जो इसकी डेफिनेशन है किसकी, फोटोसिंथेसिस की, वो क्या है, द CO2, ठीक है, क्या है CO2, अरे यार हाइलाइटर कहाँ चला गया था, तो इरेजर थी, थोड़ा लाइट होगा तब तो, इतना हाँ ठीक है। तो 6CO2, ठीक है, 6CO2 सॉरी CO2 एंड H2O, ठीक है, याद करेंगे CO2, ये CO2 एंड H2O इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल, ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल कन्वर्ट्स इनटू द कार्बोहाइड्रेट। ये जो है ना ये आपका कार्बोहाइड्रेट ही है, ग्लूकोज क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट होता है, इनटू द कार्बोहाइड्रेट एंड वाटर, कार्बोहाइड्रेट एंड ऑक्सीजन बेसिकली देता है, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट एंड ऑक्सीजन, वाटर भी आपका इसमें एडिशनल प्रोडक्ट है। तो क्या CO2 and H2O in the presence of the sunlight and chlorophyll is converted into the carbohydrate and water, ठीक है, carbohydrate and water, CO2 and H2O in the presence of sunlight and chlorophyll is converted into the carbohydrate and oxygen, ठीक। ये आपकी फोटोसिंथेसिस की, सॉरी, ये आपकी फोटोसिंथेसिस की क्या है, डेफिनेशन है, क्या है, एक बार फिर से, CO2 एंड वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ द सनलाइट एंड क्लोरोफिल
इज कन्वर्टेड इनटू द ग्लूकोज, सॉरी वही कार्बोहाइड्रेट एंड वाटर। याद हो गया? याद हो गया ना? लिखते हैं। मैंने बहुत गंदा कर दिया ना ये इसको, ये जाएगा कि इतना ठीक है। और एक चीज़ लिखते हैं यहाँ पे, ये जो है ना, ये कार्बन डाइऑक्साइड से जो ये बन रहा है आपका क्या, ग्लूकोज, यहाँ पे होता है आपका रिडक्शन, ऑक्सीडेशन रिडक्शन तो पता ही होगा। एंड वाटर जो होता है ना बच्चा, थोड़ा सा गड़बड़ कर दिया, एक सेकेंड। हाँ, जो वाटर होता है ना, अरे भैया, हाँ, जो क्या ही कहूँ मैं अब, जो ये वाटर होता है ना, ये क्या होता है, यहाँ पे इसका ऑक्सीडेशन होता है। क्या होता है? ऑक्सीडेशन होता है इनटू द ऑक्सीजन। और जो ये ग्लूकोज या कार्बोहाइड्रेट जो बना है आपका, ये जो कार्बोहाइड्रेट बनता है ना आपका, यही जो है एनर्जी प्रोवाइड करता है। ये क्या करता है? एनर्जी प्रोवाइड, यही आपका एनर्जी प्रोवाइड करता है। कौन? ये जो ग्लूकोज यहाँ पे आपका बनता है। तो फिर से एक बार, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ द सॉरी, हाँ, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ द सनलाइट एंड क्लोरोफिल इज कन्वर्टेड इनटू द कार्बोहाइड्रेट, ठीक है, इज कन्वर्टेड इनटू द कार्बोहाइड्रेट एंड ऑक्सीजन। तो ये कार्बोहाइड्रेट जो होता है वो एनर्जी रिक्वायरमेंट को क्या करता है? फुलफिल करता है। बस, सिंपल। अब इसी को हम लोग ना वर्ड्स में लिख लेते हैं, क्योंकि आपका तो रिटन एग्जाम है तो आपको लिखना पड़ेगा, तो लिखने के लिए कुछ वर्ड्स भी होने चाहिए। तो फोटोसिंथेसिस क्या होता है? फोटोसिंथेसिस, ठीक है, is a process in which CO2 and water in the presence of sunlight and chlorophyll is converted to carbohydrate and oxygen। इतना लिख दो। अगर आपका 2 नंबर का 1 नंबर का क्वेश्चन आता है फोटो से, और साथ में उसकी रिएक्शन भी चिपका दो, और आपके नंबर पक्के, ठीक है ना? तो ये हो गया फोटोसिंथेसिस। अब क्या है, जो यहाँ पे जो आपका कार्बोहाइड्रेट जो बनाना, यही आपका एनर्जी प्रोवाइड करता है। तो कार्बोहाइड्रेट प्रोवाइड्स द एनर्जी, कार्बोहाइड्रेट प्रोवाइड्स द एनर्जी। अब क्या है, जैसे हम कहीं पिकनिक पे जा रहे हैं, ठीक है, हम लोग कहीं पिकनिक पे जाते हैं तो ढेर सारा खाना लेके जाते हैं, है ना? अब भूख लग रही है तो हम लोग कुछ खाना तो खा लेते हैं, ठीक है, इमीडिएटली। बट कुछ खाना रख देते हैं, हम लोग इमीडिएटली उसको नहीं खाते, तो उसको हम क्या करते हैं? स्टोर कर लेते हैं कि आगे जब हमें भूख लगेगी तब खा लेंगे। तो ऐसे ही प्लांट्स में जो कुछ कार्बोहाइड्रेट होता है, इट इज़ यूज्ड, बट सम कार्बोहाइड्रेट is not immediately used, it is reserved, stored, वो स्टोर हो जाता है किस फॉर्म में? इट इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च। प्लांट में जो होता है ये स्टार्च के फॉर्म में स्टोर होता है, एंड एनिमल्स जो होते हैं या हम लोग जो होते हैं, हमारे बॉडी में ये स्टोर होता है इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन, ठीक है। तो यही चीज़ हम एक बार नोट डाउन कर लेते हैं। क्या लिखेंगे? द कार्बोहाइड्रेट
which is not immediately used is stored in the form of what? In the form of starch. In the form of starch in plants. ठीक है, प्लांट्स में जो है ये स्टार्च के फॉर्म में स्टोर होता है, और एनिमल्स में while in animals stored as ग्लाइकोजन। ठीक है, एनिमल्स में कैसे स्टोर होता है? तो एनिमल्स में जो है ये ग्लाइकोजन के फॉर्म में स्टोर होता है। चलिए, ये हो गया, ये रही आपकी फोटोसिंथेसिस की बात। अब हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे कि क्या क्या इवेंट्स होते हैं फोटोसिंथेसिस में। ठीक है, क्या डिस्कस करेंगे? अभी आपका ये बचा है इवेंट्स का, अभी है, अभी बहुत है, आराम से बैठे रहिए, पानी वानी मस्त पी के, अभी टाइम भी कितना हुआ। ठीक है, तो इवेंट्स इन फोटोसिंथेसिस। तो इवेंट्स क्या होते हैं इसमें? सबसे पहले क्या होती है फोटोसिंथेसिस को परफॉर्म करने के लिए? सबसे पहले जो ये लाइट एनर्जी जो होती है, सनलाइट जो होता है ना, उसको ये एब्जॉर्ब करते हैं। जो लाइट एनर्जी है वो कौन एब्जॉर्ब करता है? क्लोरोफिल एब्जॉर्ब करता है। तो सबसे पहले एब्जॉर्प्शन हुआ, ठीक है। फिर उसके बाद जो क्लोरोफिल है वो क्या करता है? जो लाइट एनर्जी है उसको कन्वर्ट कर देता है केमिकल एनर्जी में। ठीक है ना, किसमें कन्वर्ट करता है? लाइट एनर्जी को वो कन्वर्ट करता है केमिकल एनर्जी में। एंड यहाँ पे स्प्लिटिंग होती है वाटर की। ठीक है, स्प्लिटिंग होगी वाटर मॉलिक्यूल की इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, तभी आपको प्रोडक्ट में ऑक्सीजन मिलता है। क्या होगा? स्प्लिटिंग होगी। और ऑक्सीजन का क्या होता है? और यहाँ पे मैंने बताया था ना कि और जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसका क्या होता है? रिडक्शन होता है। तो सबसे पहला इवेंट क्या था? सबसे पहला इवेंट तो हो गया क्या? एब्जॉर्प्शन ऑफ द लाइट एनर्जी। कौन एब्जॉर्ब करता है लाइट को? क्लोरोफिल एब्जॉर्ब करता है। फिर क्लोरोफिल क्या कर रहा है? लाइट को कन्वर्ट कर रहा है केमिकल, लाइट एनर्जी को कन्वर्ट कर रहा है केमिकल एनर्जी में, है ना। लाइट एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू द केमिकल एनर्जी। फिर उसके बाद क्या हुआ? जो स्प्लिटिंग हुई वाटर की, तभी हमें ऑक्सीजन मिलता है। ये जो ऑक्सीजन जो मिलता है ना, ये तभी मिलता है क्योंकि यहाँ पे सॉरी जो यहाँ पे क्या होता है? स्प्लिटिंग होती है वाटर की इनटू द हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। और कार्बन डाइऑक्साइड का क्या होता है? रिडक्शन होता है। वाटर का होता है यहाँ पे ऑक्सीडेशन होता है। तो यही क्या है यहाँ पे? इवेंट्स हैं। ये क्या है? इवेंट्स हैं। तो क्या क्या इवेंट्स हो गए? सबसे पहला इवेंट क्या है? खुद से लिखिए अपनी कॉपी में, मैंने बताया है ना, तो खुद से लिखिए आप क्या इवेंट्स मैंने बताया है। मैं तब तक हेडिंग ही डाल देती हूँ, तब तक आप लिखिए। इवेंट्स इन फोटोसिंथेसिस, मैंने क्या बताया? पहला इवेंट क्या बताया? एब्जॉर्प्शन होता है लाइट एनर्जी का। कौन एब्जॉर्ब करता है? क्लोरोफिल एब्जॉर्ब करता है। ठीक है, फिर क्या होता है? जो क्लोरोफिल होता है, क्लोरोफिल कन्वर्ट्स द लाइट एनर्जी टू केमिकल एनर्जी।
क्या करता है, लाइट एनर्जी को कन्वर्ट करता है केमिकल एनर्जी में। और क्या हुआ था, जो वाटर है उसका ऑक्सीडेशन हो रहा था, तभी हमें ऑक्सीजन मिल रहा था। तो वही है, यहाँ पे क्या है, स्प्लिटिंग ऑफ वाटर। ठीक है, स्प्लिटिंग ऑफ वाटर इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। ठीक है, इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। ठीक है, और क्या हो गया, रिडक्शन हुआ है आपका कार्बन डाइऑक्साइड का इनटू द टू कार्बोहाइड्रेट, रिडक्शन ऑफ CO2 टू कार्बोहाइड्रेट। तो ये क्या हो रहे हैं, आपके इवेंट्स हो गए फोटोसिंथेसिस। ये क्या हो गया, आपके इवेंट्स हो गए। क्या हो गया, सबसे पहला एब्जॉर्प्शन हुआ, एब्जॉर्प्शन ऑफ द लाइट बाय द क्लोरोफिल। द क्लोरोफिल कन्वर्ट्स द लाइट एनर्जी टू केमिकल एनर्जी, एंड देन देयर इज द स्प्लिटिंग ऑफ वाटर इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। और फिर क्या है, रिडक्शन हो रहा है CO2 एंड कार्बोहाइड्रेट का। ठीक है, बट ये जो सारे इवेंट्स हैं, ऐसा नहीं है कि ये ज़रूरी नहीं है कि ये एक के बाद जो है इमीडिएटली होते चले जाएँ। ठीक है, दे कि वन आफ्टर द अदर इनको इमीडिएटली होना है, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, तो लिख लेते हैं इसको नोट डाल के। क्या है नोट आपका, कि ऑल इवेंट्स, ये जो सारे इवेंट्स हैं, ये वाला पेन, ठीक है, ऑल इवेंट्स डू नॉट occur one after the other immediately। तो ये तो हो गया। अब आपकी एनसीईआरटी में ना इसके लिए एक एग्जाम्पल दिया है। किसका एग्जाम्पल दिया है, अगर आपने पढ़ा होगा तो आपको पता होगा कि इसमें डेजर्ट प्लांट का एग्जाम्पल दिया है। कि जो डेजर्ट प्लांट्स होते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो नाइट में एब्जॉर्ब कर लेते हैं, और फिर एक इंटरमीडिएट बना के तब तक बैठे रहते हैं। ठीक है, फिर जब सुबह या डे होता है और उनके लीव्स पे उनके ऊपर जब लाइट पड़ती है, ठीक है, तब वो अपना फर्दर प्रोसेस कंटिन्यू करते हैं। क्योंकि हमें पता है फोटोसिंथेसिस लाइट और क्लोरोफिल की प्रेजेंस में हो रही होती है ना, टू कन्वर्ट इट इनटू द कार्बोहाइड्रेट। तो तब तक वो नाइट में कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब कर लेंगे, है ना। फिर उसके बाद जो उनका फोटोसिंथेसिस का फर्दर प्रोसेस हो रहा है वो कब हो रहा है, डे में हो रहा है। तो ये आपका डेजर्ट प्लांट का एग्जाम्पल जो है आपकी एनसीईआरटी में दिया हुआ है, डेजर्ट प्लांट। डेजर्ट प्लांट के कुछ एग्जाम्पल जैसे कि प्रिकली पेयर्ड कैक्टाई, लिख लीजिए, प्रिकली पेयर कैक्टाई एंड टम्बलवुड। ठीक है, प्रिकली पेयर कैक्टाई हो गया, और क्या हो गया, टम्बलवुड हो गया। तो ये क्या करते हैं बच्चा, ये क्या करते हैं, जो डेजर्ट प्लांट होते हैं दे एब्सॉर्ब, ठीक है, दे एब्सॉर्ब CO2 एट नाइट। ठीक है, एंड प्रिपेयर एन इंटरमीडिएट। ये CO2 क्या कर लेते हैं, CO2 क्या कर देते हैं बेटा, ये क्या करते हैं, एब्जॉर्ब कर लेते हैं CO2 को एट द नाइट, एंड एक इंटरमीडिएट क्या कर लेते हैं, प्रिपेयर कर लेते हैं। और फिर जब डे होता है और जब इनके ऊपर लाइट पड़ती है, तब ये अपना फर्दर प्रोसेस करते हैं।
at the daytime when comes under light, they comes under light, they proceed for further reaction. ठीक है ना, फोटोसिंथेसिस का। तो डेजर्ट प्लांट्स जो है जैसे प्रिकली पेयर कैक्टाई हो गया, टम्बल वुड हो गया, तो ये क्या करते हैं, जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो एब्जॉर्ब कर लेते हैं नाइट में और एक इंटरमीडिएट प्रिपेयर कर लेते हैं। और फिर जब डे होता है तब जब लाइट इनके ऊपर पड़ती है, लाइट एनर्जी इनको मिलती है, तब ये अपना फोटोसिंथेसिस का फर्दर प्रोसेस कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, इतना क्लियर हो गया ना बच्चा? ठीक है, अब क्या करते हैं, लीफ का क्रॉस सेक्शन मुझे समझाना है। मैं डायग्राम तो कहाँ लाई थी, हाँ ये रहा। पर लीफ का ना क्रॉस सेक्शन समझ लेते हैं। मैं डायग्राम यार बना नहीं पाऊंगी क्योंकि वो मेरे पास ना थोड़ा कम फैसिलिटीज़ हैं अभी तो, बट मैं इससे समझा देती हूँ। ठीक है, जो ये जो है ना, ये जो ग्रीन, सॉरी सॉरी, ये जो है ये वाला पार्ट आपका जो है, ये जो दिख रहा है, दूसरा पेन ले लूँ क्या, थोड़ा जो दिखे, ब्लू ले लेती हूँ। हाँ हाँ, ये वाला, ठीक है। ये जो पार्ट है, ये जो ग्रीन पार्ट आपको दिख रहा है, ये क्या है, ये है आपका लैमिना। ये क्या है आपका, लैमिना है। लैमिना या फिर इसको लीफ ब्लेड बोल रहे हैं। जो लैमिना होता है ना, वो क्या होता है, जो आपकी लीफ है, आप जैसे आप लीफ देखते हो है ना, जैसे कि एक सेकेंड बताती हूँ। जैसे कि ये जैसे लीफ है ना, तो ये जितना इसका ये वाला जो जितना ये पोर्शन, ये पूरा जो इसका ये पोर्शन होता है, ये वाला, ये पूरा हम क्या बोलते हैं, इसको लीफ ब्लेड बोलते हैं, लैमिना। तो जो लीफ, ये जो पूरा एंटायर सरफेस जो कि फ्लैट होता है एंड ग्रीन होता है, ठीक है, दैट इज कॉल्ड द लैमिना और लीफ ब्लेड। इसी को हम क्या बोलते हैं, लैमिना और लीफ ब्लेड बोलते हैं। और लैमिना करता क्या है, तो जो ये आपका ये सरफेस है, ऑब्वियसली ना यही सरफेस आपकी लाइट को एब्जॉर्ब कर रहा होगा। तो ये जो लैमिना है, इट हेल्प्स इन द एब्जॉर्प्शन ऑफ द लाइट। ये लाइट के एब्जॉर्प्शन में ना हेल्प करता है। ठीक है, तो ये तो हो गया आपका लैमिना। लैमिना फ्लैट और ग्रीन सरफेस दैट हेल्प्स इन द एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट। फिर क्या है, फिर ये है, ये जो है ये तो नहीं, ये जो निकली है इससे, ये इससे निकली, ये क्या है, वेन्स हैं। ये क्या है, ये वेन्स होती हैं जो जैसे जैसे ये लीफ मैंने बताई थी है ना, ये जो होती है, ये क्या होती है, ये होती है मिड रिब। ये क्या होती है, ये मिड रिब होती है। मिड रिब क्या होता है, जो सेंट्रल थिक मिडल वेन होती है, वो आपकी मिड रिब होती है। ठीक है, सेंट्रल थिक मिडल वेन, जिससे और फर्दर जो वेन्स होती है वो निकलती हैं। ठीक है, जैसे कि ये इससे निकली, इससे ये निकली, ये हो गया ये, तो ये क्या है, ये सारी आपकी वेन्स हैं। और ये जो एक सेंट्रल है, मिडल में जो इसके है, ये आपकी क्या है, मिडरिब है। तो मिडरिब क्या है, वो सेंट्रल थिक मिडल वेन होती है। और जो वेन्स हैं, तो वेन्स जो मिडल वेन से जो निकल रही हैं, वो वेन्स हैं। अब वेन्स जो होती हैं, उनका काम क्या होता है, ये एक तो लीफ को स्ट्रक्चरल सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, क्या प्रोवाइड करते हैं, लीफ को स्ट्रक्चरल सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं, है ना, ये प्रोवाइड द स्ट्रक्चरल सपोर्ट। एंड देखो, मैं ये आपको दिख रहा है, अगर ये जैसे ये लीफ है, इसके पास ये क्या है, ये जो है, ये जो बना है, यहाँ पे फ्लोएम और जाइलम है, यहाँ पे भी फ्लोएम और जाइलम है वेन में, यहाँ पे भी फ्लोएम और जाइलम है।
तो जाइलम एंड फ्लोएम का काम क्या होता है? ट्रांसपोर्टेशन का, फूड एंड वाटर का। तो वेन्स जो होते हैं वो आपके ट्रांसपोर्टेशन ऑफ द फूड एंड वाटर में हेल्प करते हैं। फ्लोएम फूड का ट्रांसपोर्टेशन करता है, जाइलम किसका करता है? वाटर का। एंड फ्लोएम एंड जाइलम टुगेदर आर कॉल्ड द वैस्कुलर बंडल, है ना। तो इसमें से कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम लोग लिख लेते हैं, जैसे फ्लोएम प्लस जाइलम, क्या बोलते हैं हम लोग इसको? वैस्कुलर बंडल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वैस्कुलर बंडल बोलते हैं। ये हो गया। अब ना मैं इसके फंक्शंस इधर ही लिख दूँ अगर बन जाए तो। जैसे ये मिडरिब है, मिडरिब क्या होती है? आप चाहो तो अपनी बुक में ही लिख लो, सेंट्रल या डायग्राम बना सकते हो तो बना लो, और भी ज़्यादा अच्छा है। सेंट्रल थिक मेन वेन, ठीक है। सेंट्रल थिक मेन वेन, वो क्या होता है आपका? मिडरिब। जो ये वेन्स होती हैं, ये क्या होती हैं? इमर्ज फ्रॉम मिडरिब। बताया ना मैंने, ये इमर्ज करते हैं कहाँ से? मिडरिब से इमर्ज करते हैं। तो इमर्ज फ्रॉम मिडरिब एंड प्रोवाइड द स्ट्रक्चरल सपोर्ट, प्रोवाइड द स्ट्रक्चरल सपोर्ट। और बच्चा क्या मैंने बताया आपको? ट्रांसपोर्टेशन, जैसे फ्लोएम एंड जाइलम यहाँ पे दिख रहा है ना मैं, तो ये हेल्प करते हैं ट्रांसपोर्टेशन में, हेल्प्स इन ट्रांसपोर्टेशन, ठीक है। जाइलम वाटर का ट्रांसपोर्टेशन करता है और फ्लोएम किसका ट्रांसपोर्टेशन करता है? फूड का, है ना। ये वाला डायग्राम आपको क्लियर हो गया ना? इसमें हाँ, ये लैमिना का नहीं लिखा, लैमिना का लिख देती हूँ। ये लैमिना या लीफ ब्लेड जो होता है, ये क्या है? फ्लैट ग्रीन सरफेस, ठीक है। मैक्सिमाइज, क्या फंक्शन था? लाइट एब्जॉर्प्शन। ये लाइट एब्जॉर्प्शन में आपका हेल्पफुल होता है, ठीक है ना। चलिए जी, ये तो हो गया आपका। ये डायग्राम समझ में आ गया ना? पक्का। मैंने एक बार बता देती हूँ मैं कि ये जो ग्रीन पार्ट है ना, ये पूरा, जैसे ये सॉरी, ये पूरा ये क्या है? लैमिना है, जो कि ग्रीन सरफेस है, फ्लैट होता है, ठीक है। लाइट एब्जॉर्प्शन में हेल्प करता है। ये जो निकली हैं, ये निकली हैं, ये आपकी वेन्स हैं जो कि मिडरिप से निकलती हैं। जैसे ये भी आपकी क्या है? वेन है। ये भी क्या है? आपकी वेन है। ये क्या है? वेन। ये छोटी सी, ये क्या है? वेन है। ये मिडरिप से इमर्ज होती हैं, स्ट्रक्चरल सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं, ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करते हैं। ये क्या है? मिडरिब है, जो कि आप खुद देख सकते हैं, काफ़ी थिक है, सेंट्रल है एंड मेन वेन होती है ये। और फिर उसके बाद जाइलम एंड फ्लोएम टुगेदर आर कॉल्ड वैस्कुलर बंडल, और ये जो होते हैं ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करते हैं, ठीक है। अब जो ये वाला डायग्राम है आपका, स्किन, ठीक है, मैं बताती हूँ। ये पेन को थोड़ा ना पतला कर लूँ तो लिखने में थोड़ा सा कम दिखेगा, बट यहाँ पे स्पेस मुझे प्रोवाइड मिल जाएगी। कलर पेन चेंज कर लेती हूँ, ब्लू से करती हूँ। जो ये है, ये जो है आपका, ये क्या है? वैक्सी लेयर है, क्यूटिकल लेयर। ये
क्या है, अपर एपिडर्मिस। एंड जस्ट बिलो द अपर एपिडर्मिस, जस्ट बिलो द अपर एपिडर्मिस, ये जो सेल्स हैं इन्हें हम लोग क्या बोलते हैं, पेन नहीं चल रहा यार, बस, हाँ, इन्हें हम लोग बोलते हैं पैलिसेड पैरेनकाइमा। इन्हें हम लोग क्या बोलते हैं, पैलिसेड पैरेनकाइमा। जो ये वाले सेल्स हैं, कौन से वाले सेल्स, जो ये सेल्स, सॉरी, जो ये वाले सेल्स हैं ना, ये 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 क्या है, पैलिसेड पैरेनकाइमा होते हैं। और जो ये वाले आपको दिख रहे हैं ना, ये जो सर्कुलर हैं हल्के, ये है स्पॉन्जी पैरेनकाइमा। ये क्या है, स्पॉन्जी पैरेनकाइमा। ठीक है, अब ध्यान से सुनते हैं और एक एक को लिखते जाते हैं। इस यहाँ पे तो मुझे स्पेस नहीं मिलेगा, तो मैं यहाँ पे नीचे लिखूंगी। जो आपका सबसे पहले जो थी अपर एपिडर्मिस है ना, सबसे पहले क्या है, सबसे पहले है अपर एपिडर्मिस। अपर एपिडर्मिस के ऊपर जो है वो क्या है, वैक्सी क्यूटिकल है। तो वैक्सी क्यूटिकल क्या करता है, ओ गॉड, हाँ, वैक्सी क्यूटिकल क्या करता है, एक तो ये क्या करता है, लेयर है आउटर मोस्ट सरफेस पे, है ना, आउटर मोस्ट प्रोटेक्टिव लेयर क्या है आपकी, अपर एपिडर्मिस है, और उसके ऊपर की लेयर क्या है, क्यूटिकल है। तो ये क्या है, लेयर ऑफ द आउटर मोस्ट सरफेस, और ये हेल्प करता है किसमें, ये रिड्यूस करता है वाटर लॉस को। क्या करता है, रिड्यूस द वाटर लॉस, है ना। तो एक बार इसको हम ना लिख लेते हैं, क्यूटिकल, ठीक है, सॉरी, क्यूटिकल का क्या काम है, क्यूटिकल एक तो क्या है, लेयर ऑन आउटर मोस्ट सरफेस, ठीक है, जो कि क्या है, अपर एपिडर्मिस। लेयर ऑन आउटर मोस्ट सरफेस क्या है, अपर एपिडर्मिस। और दूसरा इसका काम क्या है, रिड्यूसेस द वाटर लॉस। ठीक है, फिर अब हम क्या, फिर इसके बाद आपका क्या था, सबसे ऊपर क्यूटिकल लेयर है, फिर आपका क्या है, अपर एपिडर्मिस है। अपर एपिडर्मिस क्या है, ये है आउटर मोस्ट प्रोटेक्टिव लेयर, ठीक है, क्योंकि सबसे बाहरी लेयर यही है। तो ये है आपकी आउटर मोस्ट प्रोटेक्टिव लेयर, ठीक है, क्या है ये, आउटर मोस्ट प्रोटेक्टिव लेयर। और यहाँ पे आपके फ्यू या फिर फ्यू स्टोमेटा प्रेजेंट या फिर एब्सेंट होते हैं, ठीक है, या एब्सेंट। फिर आपका क्या है, फिर हमने क्या देखा, जो आपकी ये है वैक्सी लेयर हो गई, ठीक है, फिर अपर एपिडर्मिस हो गई, जस्ट बिलो द अपर एपिडर्मिस देयर आर पैलिसेड पैरेनकाइमा। क्या है, पैलिसेड पैरेनकाइमा। तो लिख लेंगे हम लोग, क्या लिख लेंगे, हम, सॉरी, पैलिसेड पैरेनकाइमा। इसमें क्या लिखेंगे, ये जस्ट बिलो है, किसके बिलो है, जस्ट बिलो द अपर एपिडर्मिस, या बीनीथ दी
ये अपर एपिडर्मिस लिखा है, ठीक है। और अगर हम इनके सेल्स को गौर से देखें, देखिए इनके जो सेल्स हैं बेटा, ये कैसे हैं, ये वर्टिकल दिख रहे हैं आपको, है ना। ये देखिए, ये वर्टिकल है, ये वर्टिकल है, इलोंगेटेड है। कैसे हैं, वर्टिकल है और इलोंगेटेड है, ठीक है। लिख लेते हैं। वैसे इतना डिटेल दिया नहीं है, बट एक एक स्ट्रक्चर के बारे में अगर हम लोग थोड़ा सा समझ लेंगे तो कुछ बुरा नहीं हो जाएगा। तो इसके जो सेल्स हैं, सेल्स आर elongated and vertically arranged, and vertically arranged, ठीक है ना। ठीक है, चलिए फिर पैलिसेड पैरेन्काइमा के नीचे क्या है, पैलिसेड पैरेन्काइमा के नीचे है आपका स्पॉन्जी पैरेन्काइमा। स्पॉन्जी पैरेन्काइमा के सेल्स देखेंगे तो वो कैसे हैं, ओवल हैं, ठीक है, राउंडेड हैं आपके। और इनके बीच में देखो तो बहुत सारा स्पेस प्रेजेंट है, ठीक है, इंट्रासेलुलर स्पेस प्रेजेंट है। इसमें क्या प्रेजेंट है, बहुत सारा इंट्रासेलुलर स्पेस प्रेजेंट है, जिसको हम लोग एयर स्पेस भी बोल रहे हैं। ये क्या काम, ये हेल्प करता है गैशियस एक्सचेंज में। ये गैशियस एक्सचेंज में आपका हेल्पफुल रहता है, क्या, एयर स्पेस जो प्रेजेंट है स्पॉन्जी पैरेन्काइमा के बीच में, वो हेल्प करता है गैशियस एक्सचेंज में। तो लिख लेंगे स्पॉन्जी पैरेन्काइमा। स्पॉन्जी पैरेन्काइमा जो है, इसमें क्या है, बिलो द पैलिसेड पैरेन्काइमा, ठीक है। और सेल्स आर ओवल या फिर राउंडेड with large intercellular spaces। ठीक है, और एयर स्पेस जो है इसमें वही जो प्रेजेंट है, ये आपका हेल्प करता है गैशियस एक्सचेंज में, ठीक है। एयर स्पेस हेल्प्स इन गैशियस एक्सचेंज, ठीक है। और जो लोअर एपिडर्मिस होती है उसमें स्टोमेटा काफ़ी सारे प्रेजेंट होते हैं। लोअर एपिडर्मिस लिख लेते हैं, स्टोमेटा आर प्रेजेंट on lower epidermis। तो आपको ये इसका जो लीफ का क्रॉस सेक्शन था ना, वो समझ में आया ना। आई होप समझ में आ गया हो। ये कुछ पेजेस मैं डिलीट कर दूंगी जो फालतू के पड़ गए हैं इसमें, ठीक है। तो ये समझ में आया ना, मैं फिर से एक बार बता देती हूँ। जो इसमें लैमिना है वो क्या है, फ्लैट ग्रीन सरफेस है, और ये मैक्सिमाइज करता है लाइट के एब्जॉर्प्शन को। मिडरिप सेंट्रल थिक मेन वेन है, जो वेन्स हैं वो इमर्ज हो रहे हैं मिडरिप से, स्ट्रक्चरल सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं और हेल्प करते हैं ट्रांसपोर्टेशन में। जाइलम फ्लोएम ट्रांसपोर्टेशन में काम कर रहे हैं। जाइलम वाटर का ट्रांसपोर्टेशन, फ्लोएम जो है वो फूड का ट्रांसपोर्टेशन। एंड फ्लोएम एंड जाइलम टुगेदर, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, वैस्कुलर बंडल। फिर इसका ये सेलुलर स्ट्रक्चर हमने देखा, इसमें ये है आपकी
हाँ, ये आपकी जो है वैक्सी क्यूटिकल जो कि जो है रिड्यूस करता है क्या वाटर लॉस को। एंड फिर उसके बाद इसके अपर अपर एपिडर्मिस है, अपर एपिडर्मिस आउटर मोस्ट प्रोटेक्टिव लेयर हो गई आपकी। एंड जस्ट बिलो द अपर एपिडर्मिस यहाँ पे आपके पैलिसेड पैरेन्काइमा है जो कि इलोंगेटेड है और ये वर्टिकली अरेंज्ड है। इसके नीचे आपके हैं ये स्पॉन्जी पैरेन्काइमा। स्पॉन्जी पैरेन्काइमा ओवल है, आपको देखिए ओवल है, राउंडेड है और काफ़ी सारा एयर स्पेस प्रेजेंट है इनके बीच। और ये एयर स्पेस गैशियस एक्सचेंज में हेल्प करता है। लोअर एपिडर्मिस जो होता है यहाँ पे स्टोमेटा प्रेजेंट होते हैं, ये गार्ड सेल स्टोमेटा में ही होते हैं ना, तो स्टोमेटा प्रेजेंट होते हैं। आई थिंक आपको ये क्लियर हो गया होगा बहुत अच्छे से। अगर नहीं होगा तो आप मुझे कमेंट में बता दीजिएगा, मैं उसका भी जुगाड़ कर दूंगी। अच्छा, अब स्टोमेटा यहाँ पे आ गया तो एक बार स्टोमेटा के बारे में भी पढ़ लेते हैं, है ना। यहीं पे इसको स्टोमेटा को भी बाइंड अप कर देते हैं। स्टोमेटा, स्टोमेटा क्या होते हैं, क्या होते हैं स्टोमेटा। इसका अगर हम लोग डायग्राम बनाते हैं तो वैसे मुझे पता है मैं डायग्राम नहीं बना पाऊँगी क्योंकि मुझे आता है बट यार थोड़ा ना इसमें दिक्कत हो जाता है फ़ोन में। समझाने के लिए मैंने बनाया है ना, तो समझने के लिए इसको रख लीजिए बस। बाकी मैं ना फेयर पे अच्छा सा डायग्राम आपको बना के प्रोवाइड कर दूँगी, है ना, तो लोड नहीं लेना है। तो ये जो है ये इसमें क्या है, क्लोरोप्लास्ट है। ये क्या है, ये गार्ड सेल, ये है स्टोमेटल पोर। ये आपका स्टोमेटा का स्ट्रक्चर है। तो स्टोमेटा क्या होता है, जो ये स्टोमेटा क्या है, ये टाइनी पोर्स होते हैं, ठीक है, दैट आर प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ द लीव्स। लीव्स के सरफेस पे आप देखने को पाएंगे क्या, स्टोमेटा। तो स्टोमेटा क्या होता है, दीज आर द पोर्स, टाइनी पोर्स जो प्रेजेंट है सरफेस ऑफ लीव्स पे। और स्टोमेटा का फंक्शन क्या होता है, तो स्टोमेटा का फंक्शन होता है गैशियस एक्सचेंज का, ठीक है। क्या होता है, गैशियस एक्सचेंज। जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड से ऑक्सीजन बनता है, फिर ऑक्सीजन है ना, जो हम लोग प्लांट से ऑक्सीजन लेते हैं। तो ये जो गैशियस एक्सचेंज हो रहा है ना, कि बाहर से कार्बन डाइऑक्साइड ले रहे हैं और अंदर से ऑक्सीजन छोड़ रहे हैं हम लोग, मतलब प्लांट्स, तो ये जो होता है स्टोमेटा के थ्रू होता है। तो इनका फंक्शन क्या है, स्टोमेटल सॉरी गैशियस एक्सचेंज। और ये गैशियस एक्सचेंज सिर्फ लीव्स से ही नहीं होता है, रूट्स और स्टेम से भी देखा जाता है, ठीक है। तो स्टोमेटा क्या है, लिख लेंगे, tiny pores at the surface of leaves। इनका फंक्शन क्या होता है, फंक्शन क्या है, गैशियस एक्सचेंज। बहुत गंदा सा लिख दिया यार, मैं ही डर गई देख के। गैशियस एक्सचेंज ड्यूरिंग ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। चलिए, अब जो गार्ड सेल्स होते हैं इसमें, ठीक है, जो गार्ड सेल्स होते हैं ये क्या करते हैं, ये जो स्टोमेटल ओपनिंग है ना, ये जो स्टोमेटल पोर है, ये 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 जो स्टोमेटल पोर, ये जो है इसकी ओपनिंग और क्लोजिंग को
रेगुलेट करते हैं। कौन? गार्ड सेल। गार्ड सेल क्या करते हैं? जो स्टोमेटल पोर है उसकी ओपनिंग एंड क्लोजिंग को रेगुलेट करते हैं। ठीक है। तो अगर जो गार्ड सेल्स जो होते हैं, अगर उनमें जो वाटर होता है फ्लो कर जाता है, जैसे बैलून होता है, बैलून में अगर हम वाटर फिल कर देंगे तो वो क्या हो जाता है? स्वेल हो जाता है ना, टर्जिड हो जाता है। तो ऐसे ही ये जो गार्ड सेल्स अगर इसमें वाटर फ्लो कर जाता है तो ये स्वेल अप हो जाते हैं, टर्जिड हो जाते हैं। तो स्टोमेटल पोर क्या होगा? ओपन हो जाता है। और अगर वाटर इनसे फ्लो बैक कर जाता है तो ये फ्लैसिड हो जाता है। जैसे अगर हम पानी निकाल दें तो जो बैलून होगा वो पिचक के एकदम हो जाता है, तो क्या होता है? इसमें से निकल जाता है। तो अब ये श्रिंक कर जाता है, फ्लैसिड हो जाता है ना। जैसे ये आपके क्या होते हैं? पोर क्लोजेस। ठीक है। तो पोर क्या होते हैं? क्लोज हो जाते हैं। तो ये जो ओपनिंग एंड क्लोजिंग है स्टोमेटल पोर की, वो कौन रेगुलेट कर रहा है? साफ साफ पता चल रहा है, गार्ड सेल। गार्ड सेल में अगर वाटर जा रहा है तो ये स्वेल हो रहा है, अगर बाहर निकल रहा है तो ये फ्लैसिड हो जा रहा है। तो ये रेगुलेशन गार्ड सेल से हो रहा है। तो इसी पॉइंट को हम लोग लिख लेते हैं कि द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ द स्टोमेटल पोर इज रेगुलेटेड बाय द गार्ड सेल्स। दी सॉरी sorry, not guard cell. The opening and closing of the stomatal pore. The opening and closing of stomatal pore. Sorry, ग्लिच कर रहा है एक्चुअली।